नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज से। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चर्चा की संभावना। केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज होगी घोषणा। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगा नए नेता का चयन। असम में लागू होगी समान नागरिक संहिता। कैबिनेट से ड्राफ्ट पास। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार का बड़ा फैसला। 25 मई को पेश होगा विधेयक। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटना में 50 से अधिक लोगों की मौत। फसलों को भारी नुकसान। सीएम योगी की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा। अमेरिका चीन के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप और जिनपिंग करेंगे टैरिफ, ईरान वॉर और ताइवान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। थाईलैंड ओपन में भारतीय शटलरों की शानदार शुरुआत। पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पहुंचे अगले दौर में। और अब समाचार विस्तार से। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है और इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी और इस बार सम्मेलन की थीम रखी गई है ब्रिक्स एट 20 बिल्डिंग फॉर रिजिलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ जाकर मुलाकात करेंगे। बैठक के दूसरे दिन वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेश मेहमान नई दिल्ली पहुंच गए हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओना और ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा भारत पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के बीच मुलाकात हुई और इस मौके पर दोनों नेताओं ने भारत रूस के विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल और प्रतिभा के आवागमन को सुगम बनाने जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए गए और इसके अलावा दोनों पक्षों ने वैश्विक और बहुपक्षीय मामलों पर भी आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी प्रमुख परियोजना बताया और कहा है कि इस परमाणु संयंत्र के लिए नई विद्युत इकाइयों के निर्माण पर भी रूस का सहयोग जारी है। The annual summit provides us regular guidance for taking forward our ties. It is our responsibility as foreign ministers to regularly oversee and review implementation. Constant tending is the best solution for progressing ties. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मुलाकात की और इस मौके पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता पर ब्राजील के समर्थन को महत्व देता है।
दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत दक्षिण अफ्रीका की रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और इसी के साथ ही आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने संस्थागत तंत्रों के माध्यम से परस्पर संपर्क को और मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इथुरिशम आदम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और बैठक में भारत मालदीव के बीच आपसी साझेदारी और सहयोग पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें पर्यटन, सुरक्षा, विकास सहायता और आर्थिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों पर सकारात्मक वार्ता हुई। भारत ने मालदीव के प्रगति और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और ये सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज घोषणा होगी। तिरुवनंतपुरम में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज दोपहर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के लगभग 10 दिन बाद आज केरल के आगे मुख्यमंत्री को लेकर जारी अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद की रेस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल शुरू से ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जबकि वीडी सतीशन उनके रास्ते में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एक छोर पर केरल में कांग्रेस के सीनियर नेता रमेश चन्नीथला भी डटे हुए हैं। नई दिल्ली में कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर खड़गे और राहुल गांधी के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नेतृत्व ने इस मुद्दे पर चर्चा पूरी कर ली है और बता दें कि हाल ही में संपन्न केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ ने 140 सदस्य विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। असम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की मंजूरी दे दी है। कल असम मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी असम 2026 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। यूसीसी विधेयक को आगामी 16वीं असम विधानसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यूसीसी को 25 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा और ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील मामलों में सभी निवासियों के लिए समान नियम स्थापित करेगा। सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उनकी विशिष्ट परंपराएं सुरक्षित रह सकें। राज्य सरकार का यह कदम मौजूदा धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक साझा कानून ढांचा तैयार करेगा और इससे कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित होगी और इस विधेयक के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं और विभिन्न रीति रिवाजों को भी परिभाषित कर कानूनी मान्यता दी जाएगी और इस कदम के साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने वाला तीसरा राज्य बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने आते ही किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियां, तिलहन, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं।
ये पाबंदियां पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों पर लगाई गई थीं। विशेष रूप से आलू उत्पादक किसानों को इसके कारण भारी नुकसान हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों से इन पाबंदियों को हटाने का वादा किया था और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इसे पूरा किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, नगर निकाय भर्ती और सहकारी सेवाओं की भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पूर्व टीएमसी सरकार ने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की थी ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी और साथ ही सरकार ने टीएमसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने कई आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन कदमों को संस्थागत सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर नीति के रूप में देखा जा रहा है, जो किसानों को राहत देने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग पर भी लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने पशु बलि पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पशु बलि के लिए सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइंस के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी पशु की बलि की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं सरकारी प्रमाण पत्र के बिना गाय, बैल, सांड, भैंस और बछड़े की बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशिका में कहा गया है कि नगर पालिका चेयरमैन, पंचायत समिति अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त लिखित सहमति मिलने के बाद ही किसी पशु को बलि के योग्य माना जाएगा। सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून लागू करने के लिए यदि प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी पशु चिकित्सक बलि स्थल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकेगा और निर्देशिका में चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तिलजला में चमड़ा फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बने भवनों और फायर सेफ्टी समेत जरूरी दस्तावेजों के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। घटना के बाद बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तोड़ते फूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग जिलों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा मौत प्रयागराज में हुई हैं और यहां अलग अलग स्थान पर 17 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 20 जानवरों की भी मौत हुई है। 16 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 5 लोग घायल हुए हैं। भदोही जिले में 15 लोगों की मौत दर्ज की गई है और इसके अलावा मिर्जापुर में 10, बदायूं में 5 और बरेली में 4 लोगों की जान गई है। अधिकांश मौतें बिजली गिरने, दीवार ढहने और तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं में हुई हैं। अचानक बदले मौसम के कारण कई जिलों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति और यातायात भी प्रभावित हुआ है। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि मृतकों के परिजनों को अगले 24 घंटों के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें आज से लागू हुई। कंपनियों का कहना है कि दूध की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचेगा, जिससे उन्हें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कल विकास, कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन फैसलों से देश की विकास यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं कोल गैसिफिकेशन, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण से आत्मनिर्भर भारत और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। धान के साथ साथ ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का की एमएसपी बढ़ाई गई है। सरकार खरीफ फसलों की एमएसपी पर करीब 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सूरजमुखी, कपास, तिल और नाइजर सीड की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने में मदद मिलेगी। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन योजना को मंजूरी दी है। करीब 37,500 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत कोयले से गैस, उर्वरक, बिजली और रसायनों का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के पास अगले कई 100 वर्षों की जरूरतों के लिए पर्याप्त कोल भंडार मौजूद है और अब स्वदेशी तकनीक के जरिए इसका बेहतर उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कैबिनेट ने अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी है। करीब 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से गुजरात के उभरते हाईटेक और सेमीकंडक्टर हब धोलेरा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार का कहना है कि धोलेरा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को रेल और सड़क नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। वहीं नागपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला।
कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे। कृषि से लेकर ऊर्जा और परिवहन तक कैबिनेट के इन फैसलों को विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रसार भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पहल के तहत दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर निवेशक जागरूकता से जुड़े स्क्रोल संदेश प्रसारित किए जाएंगे। समझौते के दौरान IEPFA की CEO और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मिता अनीता शाह अकेला ने कहा कि दूरदर्शन जैसे विश्वसनीय सार्वजनिक मंच के माध्यम से निवेशकों तक सुरक्षित निवेश, धोखाधड़ी से बचाव और अनक्लेम्ड डिविडेंड व शेयरों की जानकारी पहुंचाई जाएगी और ये अभियान खास तौर पर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के लोगों तक वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही निवेशकों को IEPF5 फॉर्म और सर्च सुविधा के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम शिखर वार्ता होगी। व्यापार युद्ध पर अस्थायी सहमति बनने के 6 महीने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी और ये शिखर बैठक ऐसे समय में हो रही है कि जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। वार्ता के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप चीन से हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने की मांग दोहरा सकते हैं, तो वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यापार, दुर्लभ खनिजों और ताइवान को लेकर चीन के दावे पर अमेरिकी रुख में नरमी की मांग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर चीनी के निर्यात नीति के रजिस्ट्रेड और से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड से बदलकर प्रोहिबिटेड कर दिया है। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा के तहत होने वाले निर्यात एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS और खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से सरकार भेजी जाने वाली खेपों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है और इसके अलावा जो खेपें पहले से निर्यात प्रक्रिया में हैं उन्हें भी छूट दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ये फैसला किया गया है। और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। अप्रैल महीने में भारत के प्राइवेट सेक्टर और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेहतर मांग, नए ऑर्डर्स, ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी निवेश में बढ़ोतरी से कारोबारी गतिविधियों को मजबूती मिली है। HSBC इंडिया और S&P ग्लोबल की ताज़ा PMI रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार सृजन भी 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घरेलू मांग में मजबूती और नए ऑर्डरों में तेज बढ़ोतरी के चलते अप्रैल 2026 में भारत के प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। HSBC फ्लैश इंडिया PMI कॉम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स मार्च के 57 से बढ़कर अप्रैल में 58.3 पर पहुंच गया। वहीं सर्विस सेक्टर PMI मार्च के 57.5 से बढ़कर 58.8 हो गया, जो पिछले 5 महीनों का उच्चतम स्तर है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, ई-कॉमर्स और रिलोकेशन तथा लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मजबूत मांग ने कारोबार को गति दी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन और नए ऑर्डर में तेज उछाल के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी इस रिकवरी में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट में रोजगार के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कंपनियों ने नए कारोबार और बढ़ती मांग को देखते हुए कर्मचारियों की भर्ती तेज की है। अस्थायी कर्मचारियों और जूनियर स्तर के प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल में रोजगार सृजन की रफ्तार पिछले 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने बताया कि पश्चिम एशिया से पैदा हुई सुस्ती के बाद निजी क्षेत्र की गतिविधियों में फिर तेजी लौटी है। कंपनियां आपूर्ति पक्ष से जुड़े संभावित झटकों को देखते हुए बफर स्टॉक भी तैयार कर रही हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग में कुछ कमजोरी देखी गई, लेकिन भारतीय कंपनियां आने वाले 12 महीनों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनपुट लागत और कीमतों पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र में नरमी आने से महंगाई की रफ्तार में कुछ कमी भी दर्ज की गई है। PMI में 50 से ऊपर का स्तर आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत माना जाता है। ऐसे में 58.8
60 का आंकड़ा यह दर्शाता है कि भारत का सेवा और निजी क्षेत्र मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों की बात करें तो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में जीत दर्ज करके प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सियोटोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से हराया, जबकि मालविका ने कनाडा की वैन यू झांग को, देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में सिंगापुर के जैसन तेह को सीधे गेम्स में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया और थॉमस कप के दौरान लगी कोहनी की चोट से उबरने के बाद कोर्ट पर लौटे लक्ष्य ने इस मैच को 21-16, 21-17 से अपने नाम किया। लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में आज चीन के झू शुआन चैन से भिड़ेंगे, तो वहीं किदाम्बी श्रीकांत का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की सू ली यांग से होगा, जबकि सिंधु डेनमार्क की अमेली शुल्स से भिड़ेंगी। किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लोह किन यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, तो वहीं आयुष शेट्टी, थारुण मन्नेपल्ली, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए हैं। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलो भार वर्ग में स्नैच में रजत पदक जीता, तो वहीं कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर ओवर ऑफल में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। और आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह 879 अंकों के साथ पहले पायदान पर बने हुए हैं। उसके बाद सबसे सफल भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जो 12वें स्थान पर हैं। स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव 14वें और 15वें स्थान पर काबिज हैं, तो वहीं टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 8वें और 9वें स्थान पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट 880 अंकों के साथ टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं और हैरी ब्रूक दूसरे और ट्रेविस हेड तीसरे और स्टीव स्मिथ चौथे स्थान पर हैं। इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।